नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज की क्लास इकोनॉमी के साथ। तो इकोनॉमी के एमसीक्यू की हमने शुरुआत कर दी है। पैटर्न और 12th क्लास के एमसीक्यू के साथ हमने इकोनॉमी की शुरुआत कर दी है। आज की क्लास आपकी इकोनॉमी के साथ होगी। इससे पहले हमने हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस के साथ ज्योग्राफी का हमने क्लास ले लिया है। तो अगर आपने इन चीज़ों को नहीं देखा है तो पीछे जाएं और इन चीज़ों को जरूर देखें। तो अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याएं के संदर्भ में कौन से गलत हैं। ठीक है, मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इकोनॉमी समस्या समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि इकोनॉमी होता क्या है। देखिए, इकोनॉमी क्या होता है कि हमारे पास सीमित संसाधन होती है और असीमित आवश्यकताएं होती है। असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति और सीमित संसाधनों के साथ जिसको हम प्राप्त करते हैं उसी को इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास सीमित संसाधन है और असीमित आवश्यकताएं हैं, तो इन्हीं की प्राप्ति हम इकोनॉमी के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन से गलत बयान है? ठीक है, संसाधन का ठीक है, संसाधन बिल्कुल होगा, जिसके मैंने बताया था कि संसाधन का तो उपयोग करना ही करना है। ठीक है, अगला है क्या इच्छाएं सीमित होती हैं। तीसरा है संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग। मैंने बताया कि अभी इकोनॉमी का क्या काम है, साधनों को इकट्ठा करना। ठीक है, चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। देखिए, दो ऑप्शन है और जो तीसरा ऑप्शन है वो नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो नहीं वाले में बयान में जुड़ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ गए। देखिए, किसी वस्तु की मांग की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मांग होती है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो डिमांड एंड सप्लाई है ये इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भाग है तो वो है मांग और सप्लाई का। देखिए, यहाँ पर आप इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये है हमारे पास एक डिमांड का, नीचे देखिए ये नीचे जा रहा है, ये है डिमांड की मतलब मांग की, और ये होता है सप्लाई की यानी कि आपूर्ति की। और जहां ये दोनों मिलता है उसे कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मतलब देखिए, ये हमारे पास प्राइस है। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए है। ठीक है, हमारे पास कितना है? 100 रुपए। तो हमारे पास 100 रुपए है। मान लीजिए हमें आटा खरीदना है। ठीक है, अगर आटे की कीमत अगर 10 रुपए होगी तो क्या करेंगे? हमें आटा तो चाहिए, हम कितना लेंगे? 10 किलो। ठीक है, 10 × 10। हमें कितना चाहिए? 10 किलो। अगर वही आटे की कीमत अगर 1 रुपए हो जाए तो हम कितना ले पाएंगे? 100 किलो। लेकिन अगर वही आटे की कीमत कितना हो जाए? 1000 रुपए, तो हम क्या आटा खरीद पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो यही ऐसा होता है कि जितनी हमारे पास मांग है, अगर हमारे पास 100 रुपए ही है और हमारे आटे की कीमत भी 100 रुपए की है, तो अगर आटे की कीमत अगर 100 रुपए है और हमारे पास भी 100 रुपए है, तो ये कहाँ मिलेंगे? इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे। ठीक है, और यही बिंदु क्या बनेगी? हमारी मांग के साथ सप्लाई। तो जितनी जरूरत है, जितनी हमारी मांग है, अगर मार्केट में उतनी सप्लाई है तो बिल्कुल सही दिशा में हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। अगर मांग और सप्लाई हमारे पास कम है तो भी अर्थव्यवस्था के लिए समस्या है, और अगर सप्लाई ज्यादा है और मांग कम है तब भी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या है? मांग की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, हमने मांग और सप्लाई के बारे में समझ लिया। अब देखिए, मांग एक प्रभावी इच्छा है। क्या मांग एक सच में प्रभावी इच्छा है? किसी वस्तु की मांग हमेशा कीमत पर निर्भर करती है। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा व्यक्ति वस्तु की मांग उसकी कीमत पर ही निर्धारित की जाए। मैं आपको समझाऊंगा। मांग के और भी कई सारे नियम होते हैं। मांग एक विशेष समय अवधि के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। देखिए, मांग की जो समय अवधि होती है, बिल्कुल मांग जो होता है क्या समय अवधि के साथ निर्धारित किया जाता है? बिल्कुल। कैसे कई बार फसलों के जो कटाव होते हैं उस समय पे कुछ मांगे कम हो जाती है, कुछ मांगे बढ़ती रहती है। क्या उपयुक्त से सभी? बिल्कुल सही। तो इसमें से जो ये सारे ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन सही है कि मांग एक प्रभावी इच्छा है। बिल्कुल, मांग जो है वो इच्छा के साथ, जब किसी वस्तु की जब इच्छा करते हैं तभी उसकी मांग बढ़ती है। ठीक है, वस्तु की मांग हमेशा कीमत पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, वस्तु की मांग हमेशा कीमत पर निर्भर करती है। मैंने कहा था कि 100 रुपए हमारे पास और 100 रुपए की हमने सामान खरीद लिया, तो बिल्कुल पॉइंट पे हमारी वस्तु की मांग बिल्कुल इच्छा पर निर्भर नहीं, उसकी मांग की कीमत पर निर्धारित कर दिया। अगर 1 रुपए होता तो हम 100 किलो खरीद लेते, अगर 10 रुपए होता तो हम 10 किलो खरीदते हैं, क्योंकि हमारे पास 100 रुपए थे और 100 रुपए का सामान खरीदना था तो उसके 100 रुपए हुए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मांग का निर्धारण नहीं करता? मतलब बाकी सब मांग का निर्धारण करता है, तो इनमें से कौन सा है? देखिए, उपभोक्ता की उम्मीद, उपभोक्ता की जो इच्छा होती है। ठीक है, उपभोक्ता की क्या उम्मीद है, वो क्या खरीदना चाहता है मार्केट से, क्या इस पर निर्भर करता है? बिल्कुल करता है। क्या जलवायु की संबंधित समस्याएं, क्या जलवायु के कारण है? मान लीजिए किसी जगह बाढ़ आई हुई है, तो क्या वहां पर उसकी कीमत बढ़ जाएगी? बिल्कुल, उसकी मांग बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, खाने की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। क्या इनपुट कीमत क्या होता है भी समझाता हूँ। और आय का वितरण यानी कि उसकी कितनी
इनकम है, कितना उसके पास आय है, कितनी उसके पास संपत्ति है। क्या इन तीनों पे निर्भरता होती है? बिल्कुल सही। देखिए, उपभोक्ता की जो उम्मीद है, मान लीजिए किसी उपभोक्ता को चाहिए कोई चीज और उसके पास उसकी कीमत भी है, तो उस चीज का निर्धारण वो कर देगा। ठीक है। जलवायु संबंधी, बिल्कुल जलवायु संबंधी कारण निर्धारित करते हैं। अच्छा, इनपुट कीमत क्या होता है? देखो, इनपुट कीमत क्या होता है? इनपुट कीमत होता है कि किसी जो तो किसी फैक्ट्री में हम किसी चीज को उत्पादन करते हैं, किसी चीज, मान लिया मेरे पास एक पेन बनाने की कंपनी है, तो पेन बनाने के लिए हमें जितना पैसा चाहिए, जितना पैसा हम पेन बनाने के लिए खर्च करेंगे, वो होता है इनपुट कॉस्ट। ठीक है। जब उसे मार्केट में भेज देते हैं तो उसका अलग कॉस्ट हो जाता है। ठीक है। मैं उसको भी समझाऊंगा, जब हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। लेकिन इनपुट कॉस्ट क्या होता है? इनपुट कीमत क्या होती है? इनपुट कीमत होता है कि एक प्रोडक्शन, एक पेन को बनाने के लिए, हम जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था एक फैक्ट्री के अंदर पेन का, तो एक पेन को बनाने में जितनी संपत्ति, मतलब जितना धन खर्च होता है, वो हर तरह का, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट हो। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब अगर हम किसी को मजदूरी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होगा। अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, जैसे प्रशासन का खर्चा होता है या फिर कुछ और खर्चे होते हैं जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, तो वो भी जो होता है वो दोनों कॉस्ट को मिला करके इनपुट कॉस्ट बनता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि उस कारणों की पहचान करें जिसके कारण किसी उत्पादन की मांग की मात्रा में बदलाव होता है। देखिए, किसी की मांग में कब बदलाव होगा, इसके बारे में हमने बता दिया। ठीक है। हम देखते हैं इसमें संबंधित उत्पादन की कीमत में बदलाव। देखिए, कीमत में जैसे ही बदलाव होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? हाँ, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मांग के नियम का अपवाद नहीं है। तो ऐसे कौन सी चीज है जो मांग के नियमों का अपवाद है? देखिए, हमारे पास जो ऑप्शन है, ग्रीफन वस्तु, ग्रीफन सामान कौन कौन से अभी समझाता हूँ। स्टेटस सिंबल, व्यक्ति का स्टेटस सिंबल होता है कि हम इस चीज को खरीदेंगे। सामान दुर्लभ उपलब्ध होने की उम्मीद, ठीक है। और सामान कीमत की, सामान जो सामान वस्तु है उनकी कीमत, नॉर्मल वस्तु। तो ये नॉर्मल वस्तु क्या होती है, इसकी वजह समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, ग्रीफन वस्तु कौन से होते हैं? तो ग्रीफन वस्तु जो होती है, ग्रीफन वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं माफ कीजिएगा, जिनके मूल्य में जो वृद्धि होती है उनके मांग के साथ भी हो जाती है। ठीक है। तो ग्रीफन वस्तु कौन सी वस्तु होती है? तो ग्रीफन वस्तु कौन सी वस्तु होती है? तो ग्रीफन वस्तु जो होती है, हाँ जी दोस्तों, तो ग्रीफन वस्तु जो होती है, ग्रीफन वस्तु कौन सी होती है? देखिए, ग्रीफन वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जिसके मूल्य में वृद्धि से मांग में कमी आ जाती है। मान लीजिए एक वस्तु है जिसके मूल्य जिसकी मूल्य बढ़ चुका है, जिसके रेट बढ़ गए, तो उसके दाम में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जैसे कि आटा और चावल, मान लीजिए आटे की कीमत जो थी, अगर 100 रुपए से 200 रुपए हो जाए या 100 रुपए से 10 रुपए हो जाए, तो क्या होगा? उसकी मांग में कमी आ जाएगी, उसकी मांग बिल्कुल कम हो जाएगी। वही सामान्य वस्तु में क्या होता है? सामान्य वस्तु में ये होता है कि जैसे ही इसकी मांग क्या होगी, उपभोक्ता के पास इसकी मांग बढ़ जाएगी अचानक से। जब उपभोक्ता के पास धन अधिक हो जाएगा तो इसकी मांग बढ़ जाएगी। लेकिन ग्रिफन वस्तु में क्या होता है, जब इसकी मांग बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जब इसकी कीमत कम हो जाएगी तो क्या उसकी मांग में भी कमी आ जाएगी। जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो इसकी मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, ज्वार और मक्के की वस्तु की मांग में डैश होगा। क्या होगा? अभी देखते हैं। क्या उनकी मांग बढ़ जाएगी, क्या उनकी मांग स्थिर हो जाएगी, क्या उनकी मांग घट जाएगी, या उनके उपयुक्त की नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी, ज्वार और मक्के की आय में मांग में वृद्धि हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? देखिए, उसकी आय में इसलिए वृद्धि हो जाएगी क्योंकि, हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया था कि जैसे जैसे उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होगी, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, क्या होगा कि वस्तु की मांग में वृद्धि घटने लगेगी। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। क्या होगा? जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी और जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, ज्वार और मक्के की वस्तु की कीमतें की मांग में वृद्धि आ जाएगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा क्यों होगा, ये पता है आपको? देखिए, ज्वार और मक्के की जो कीमत है ना, वो क्या होती है कि ये अब स्टेटस सिंबल के तौर पर दिया जाने लगा कि ज्वार और मक्का। हमें अभी आपको पता होगा, पिछले साल ही हमने इंटरनेशनल मिलेट्स डे बनाया था, जो इंडिया ने होस्ट किया था। उसमें क्या होता था कि मोटे अनाज को हमने प्राथमिकता दी थी, तो मोटे अनाज को प्राथमिकता देने के तौर पर हमने ज्वार और मक्का को भी एक केंद्र में रखा था। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि x की कीमत में वृद्धि से y की मांग में बढ़ जाती है, तो माल के प्रकार की पहचान करें। तो माल क्या है? देखिए, x क्या है? x एक्सेस और y एक्सेस। अगर मान लीजिए ये x है, सपोज कीजिए, और इसको हम y मान, और y के अगर वस्तु, मतलब मान लीजिए x इधर से जाएगा और y किधर से आएगा, ये है डिमांड, ये है डिमांड, और ये क्या है? सप्लाई। तो जहां ये दोनों मिलेंगे, जहां ये दोनों
मिलेंगे वो क्या बनेगी, वो बनेगी एक स्थापन पत्र लेखा। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो लिखा है ये है इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जितने लोगों के पास पैसा है और जितने लोगों के पास सामान है दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं, एक्स और वाई दोनों में स्थापन वस्तुएं होंगी। बिल्कुल सही बात है, देखिए दोनों वस्तुएं आपस में मिल गई, जितनी इंसान के पास धन था उतनी उसके पास, जितना डिमांड था उतनी सप्लाई हो गई, तो यहाँ पे दोनों मिल गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांग के वक्र के ऊपर की ओर झुकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीजें स्थिति होती है। तो मांग मांग कैसे बढ़ेगी, मांग किस चीज से बढ़ती है। ठीक है, मांग कहाँ का बढ़ेगी, देखिए जैसे ही मांग बढ़ेगी, यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे ही मांग ऊपर जाएगी, ठीक है, वस्तु की जो कीमतें होंगी उसमें झुकाव होगा, यानी कि उसका सप्लाई क्या होगा, कम होता जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीफन वस्तुएं होती है, ग्रीफन वस्तुएं कैसी होती है, जिनमें मांग बढ़ने से क्या होता है, सॉरी इनका रेट बढ़ने से क्या होता है, इनकी मांग कम हो जाती है। तो इनका क्या हुआ है कि रेट जैसे ही ऊपर बढ़ा इसका मांग भी कम हो गया। तो मांग के ऊपर की ओर झुकने के निम्नलिखित में से कौन से कारण होते हैं। तो मांग के अगर ऊपर ऊपर गया और उसके मांग झुक गया तो क्या हो गया, इसका कारण हो गया ग्रीफन वस्तुएं। तो ग्रीफन वस्तुएं कौन सी होती है आपको मैंने बता दिया, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि मांग में वृद्धि तब दिखाई देती है जब डैश होता है। क्या होता है, मांग में वृद्धि कब दिखेगी, जब ये ऊपर की ओर जाएगा, बाएं ओर ऊपर की ओर खिसकता जाएगा, ये होती है डिमांड। और ये नीचे वाली कौन सी है, सप्लाई। तो ये जो होगी डिमांड, यही होगी हमारी, तो इस ऊपर क्या है, वक्र का बाएं की ओर खिसकना। ठीक है, वक्र किधर की ओर खिसक गया, बाएं की तरफ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन वो होता है कि जहां पर हमें सरकार से कम हस्तक्षेप मिलता है, एक प्रकार से ना के बराबर हस्तक्षेप मिलता है, जहां सरकार ये नहीं डिसाइड करेगी कि एक पेन की कीमत कितनी होगी, एक पानी के बोतल की कितनी होगी, एक दवाई की कीमत कितनी होगी, एक जल की कीमत कितनी होगी। तो सरकार का कोई रोल ही नहीं होता है। जब सरकार का कोई रोल नहीं होगा तो वो क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। तो ऐसी हालातों में आपको क्या लगता है कौन इस वस्तुओं की मांग को निर्धारित करेगा, क्या उद्योग निर्धारित करेंगे, फार्म निर्धारित करेंगे, खरीदार या विक्रेता। देखिए खरीदार और विक्रेता का तो कोई रोल ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसको निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे। तो निर्धारित कौन करेगा, उद्योग करेगा। उद्योग निर्धारित करेगा कि वो पेन कितने में बेचेगा, क्योंकि उद्योग ऐसा कर सकता है। उद्योग ऐसा क्यों कर सकता है, क्योंकि इसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है, सरकार का कोई रोक ही नहीं है। तो वो जब चाहे तब अपने रेट को बढ़ा सकते हैं, अपने रेट को घटा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि कंपटीशन के कारण इन्हें ये चीज ना के बराबर करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अपूर्ण बाजार का रूप है जिसमें किसी विशेष उत्पाद की खरीद और बिक्री बड़ी संख्या में होती है। देखिए एक बाजार है जहां पर इन देखिए चार ऑप्शन है, मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। तो ये जो चार प्रकार के बाजार हैं, इस बाजार में ऐसे कौन सी बाजार है जिसमें किसी विशेष उत्पाद की खरीद और बिक्री बड़ी संख्या में होती है। ठीक है, उत्पाद किसी विशेष प्रकार की वस्तु की खरीद और बिक्री होगी पूरे बाजार में। तो ऐसा देखिए क्या ये अल्पाधिकार होगा, एकाधिकार होगा, एकाधिकृत बाजार होगा, या संपूर्ण प्रतियोगिता होगा। संपूर्ण प्रतियोगिता है तो किसी विशेष वस्तु को हम एक वस्तु में किसी विशेष प्रकार के उत्पादन की खरीद और बिक्री होगी वो भी बड़ी संख्या में, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि संपूर्ण प्रतियोगिता है, किसी कोई एक उपभोक्ता तो नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे उत्पादक होंगे, तो एक ही उत्पादक के जरिए खरीदा जा रहा है। तो जब किसी विशेष उत्पाद को कुछ ही लोग खरीदें, कुछ ही लोग बेचें, मतलब सॉरी कुछ ही लोग उसको बेचें, तो उसे क्या कहते हैं, अल्पाधिकार। तो ऐसे कैसे कौन सी जगह पर, जैसे हमारे पास टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर में क्या होता है कि कुछ ही लोग मिल करके, जैसे कि हमारे पास टेलीकॉम सेक्टर की सिर्फ चार कंपनियां बची हुई, कौन कौन सी, एयरटेल, जियो, वोडाफोन और बीएसएनएल। तो यही जो चार कंपनियां हैं, यही देश में रेट को बढ़ाती घटाती है, और यही डिसाइड करेगी कि कल से हम कितने रुपए से हम फोन पे बात कर सकते हैं और कितने रुपए से फोन पे बात नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं ओलियो तो कहते हैं ओलिगोपोली। ठीक है, अच्छा अब आते हैं एकाधिकार। एकाधिकार क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ही कंपनी है, अब वही डिसाइड करेगी कि कोई चीज कितने में बिकेगी और कोई चीज कितने में खरीदी जाएगी। जैसे कि हमारे पास इंडियन रेलवे ही डिसाइड करेगा कि उसका किराया कितना होगा, कि वो 1000 रुपए रखेगा, कि 2000 रखेगा, कि 5000 रखेगा। उसके पास कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो होगा, जब कोई कंपटीशन ही नहीं है तो वो क्या बनेगा, एकाधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं। बता दिया आपको अल्पाधिकार क्या है, कुछ विशेष लोग ही मिलकर के पूरे इंडस्ट्री को चलाते हैं, पूरे उद्योग को चलाते हैं। और एकाधिकार क्या है कि सिर्फ एक आदमी ही, या सॉरी एक उद्योग ही मिलकर के ये डिसाइड करता है कि उसका कितना दाम होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं।
और पूर्ण प्रतियोगिता बता ही दिया था आपको, ठीक है। इस वजह से बाजार में किसी वस्तु की निकटतम विकल्प उपलब्ध नहीं है। देखिए एक वस्तु है जिसका कोई निकटतम विकल्प ही उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अल्पाधिकार होगा। अल्पाधिकार कैसे होगा, मतलब बाद में एक ही व्यक्ति बेच रहा है, दूसरा कोई खरीद ही नहीं रहा। इस क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ एक ही व्यक्ति बेच रहा है और कोई नहीं बेच रहा, तो क्या अल्पाधिकार होगा। मैंने बताया था कि अल्पाधिकार कौन होगा, कुछ लोग मिलकर के इस काम को करेंगे, तो वो अल्पाधिकार कैसे हो सकता है। तो क्या एकाधिकार होगा, क्या पूर्ण प्रतियोगिता होगी। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता तो नहीं होगा, क्योंकि कई सारे लोग मिल करके प्रतियोगिता काम कर रहे हैं, मिल करके बड़ी बड़ी मार्केट मिल करके काम करेगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा, एकाधिकार होगा। बिल्कुल सही जवाब है, एकाधिकार ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फार्मों की परस्पर निर्भरता डैश की महत्वपूर्ण विशेषता है। किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। देखो फार्मों की जो परस्पर विशेषता है वो किसकी विशेषता है। क्या ये एकाधिकार प्रतियोगिता के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं। क्या एक ही लोग मिलकर के कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। क्या एकाधिकार की बात हो रही है, क्या एक ही लोग काम कर रहे हैं। देखो फार्मों की जो निर्भरता है वो किस पर निर्भर कर देगी। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए ढंग से। क्या एकाधिकार, बिल्कुल नहीं। क्या ड्यूपोली, ड्यूपोली मतलब दो लोग, क्या मार्केट में सिर्फ दो ही लोग हैं जो इस विषय पे काम करेंगे। क्या अल्पाधिकार, बिल्कुल। देखिए अल्पाधिकार ही होता है। कैसे, देखो फार्मों की परस्पर निर्भरता अल्पाधिकार के कारण ही होती है। देखिए कुछ फार्म जो होते हैं आपस में मिल करके काम करते हैं, क्योंकि अगर जैसे कि मैंने बताया कि चार ही फैक्ट्री है हमारे पास, तो वही आपस में मिलकर के डिसाइड करेंगे कि क्या रेट होगा, क्या काम होगा, कितना उद्योग होगा। तो ये जो चार फैक्ट्री है ना, ये आपस में मिलजुल के काम करती है। इनको ये पता है कि अगर हमने मिल के काम नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ और हो सकता है, हमारे अलावा और कोई तीसरा चौथा विकल्प ही नहीं है। तो इसीलिए आपस में मिलजुल के काम करती है और अपना जो लाभ है उसको बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्या है, उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक निर्माता ही एक उत्पादक को अलग अलग कीमतों पर अलग अलग खरीदारों को बेचकर, ठीक है। तो क्या है, देखिए एक निर्माता एक ही उत्पाद, एक निर्माता, देखिए एक निर्माता एक ही उत्पाद, ध्यान से समझिएगा, एक ही निर्माता एक ही उत्पाद अलग अलग कीमतों पर अलग अलग को खरीदारों को बेचता है। मान लीजिए एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है जो पानी की बोतल बनाती है, ठीक है। और वो पानी की बोतल खुद ही बनाती है, तो एक ही निर्माता है पूरे देश में, ठीक है। और वो एक ही उत्पादन भी करती है, क्या करती है, पानी का उत्पादन करती है। और वो कीमतों का निर्धारण अलग अलग करती है। मान लो वो किसी को, जैसे कि मान लीजिए अगर आप सिनेमा हॉल में ले तो उसी को 100 रुपए बेचेगा, वहीं अगर आप मैच के स्टेडियम में ले तो उसी को 1000 रुपए बेचेगा, और रेलवे स्टेशन पे ले तो उसे 10 रुपए मिल जाएगा। तो वही उपभोक्ता क्या करती है, अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से बेचती है। तो क्या होगा, क्या ये विक्रेता कानून है। तो कभी हमेशा ऐसे असमानता वाली बातें नहीं करता, लेकिन क्योंकि कानून में भी कई तरह के ऐसे अपवाद देखने को मिल जाते हैं जो हमारे पास हैं, कि हम ऐसे एग्जांपल, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो सच में सच्चाई ही है, ठीक है। क्या इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, बिल्कुल नहीं, प्राइस का तो डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। तो अगला क्या है, क्या इसमें मूल्य निर्माण की बात हो रही है, बिल्कुल इसमें मूल्य निर्माण की ही बात होती है, ठीक है। क्या उपभोक्ता सभी, देखो ये एक हिसाब से मेरे को लगता है कि ये सभी इसमें सही ऑप्शन नहीं, सबको बिल्कुल सही। इसमें जो जितने भी सारे ऑप्शन है ना, ये सारे ही ऑप्शन सही नहीं है, बल्कि इसमें जो मूल्य का जो निर्माण है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है और वही सही है। क्योंकि देखिए विक्रेता जो है, विक्रेता कानून जो है इसकी इजाजत तो हमें देता नहीं है, कि क्यों नहीं देता, बिल्कुल देता है। विक्रेता कानून हमें बिल्कुल इजाजत देता है कि हम किसी भी चीज को कहाँ कहाँ पे रेट को बेच देते हैं, बस एमआरपी का हमें डिफरेंस रखना होता है। अगर हमने एमआरपी का डिफरेंस रखा तो कोई वस्तु का प्राइस हम उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगला क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, बिल्कुल सही। देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि एक वस्तु का कीमत इतना होगा और दूसरे वस्तु की कीमत इतनी होगी, इसका निर्धारण भी हो चुका है, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, माफ कीजिएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत आय, निजी आय और अभिव्यक्ति का लाभ। देखिए पर्सनल इनकम जो है इजिकल टू क्या होता है, पर्सनल इनकम इजिकल टू होता है प्राइवेट इनकम माइनस में क्या होगा, ठीक है। देखिए पर्सनल इनकम जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे हम कॉर्पोरेट इनकम को भी अपने साथ रखते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट कर क्या है, जो वो कर जो कॉर्पोरेट के द्वारा दिया जाता है, यानी कि कोई कंपनी के द्वारा जो आय जो कर दिया जाएगा उसे कहते हैं कॉर्पोरेट कर। तो क्या होता है, प्राइवेट इनकम माइनस में कॉर्पोरेट कर, इक्वल में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। निजी कर, कॉर्पोरेट कर और अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय के बीच अंतर का आधार क्या है। देखिए इन चीजों क्या है, पहला है डिस्क्रिप्शन, दूसरा है नेट इनडायरेक्ट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑल ऑफ दिस। देखिए मूल्यह्रास, शुद्ध अशुद्ध कर,
विदेश से आय। देखिए, अगर आप उत्पादन की, घरेलू उत्पाद की बात करें और राष्ट्रीय आय की बात करें, दोनों के बीच में अंतर जो है बस इसी चीज का है कि विदेश से कितना पैसा आया। जब हम घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो घरेलू उत्पाद में विदेशी आय को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन जबकि राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो अब राष्ट्रीय आय के अंदर घरेलू विदेशी जो हम विदेश से जो हमारे पास जितना पैसा आता है, शुद्ध इनकम जितना आता है, वो उस विदेश से कौन से आए, विदेश से कुछ तरह के आए थे। देखो, विदेश में जो लोग काम करते हैं ना, वो भारत में पैसा भेजते हैं। तो जो लोग विदेश से पैसा काम करके जो धन जो भेजा जाता है, उन धन को हम रेमिटेंस कहते हैं, और वही धन क्या होता है, देश की नेशनल इनकम के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, जब हम जीएनपी पढ़ते हैं ना, नेशनल ग्रोथ इनकम, तो हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हम जीएनपी की बात करते हैं, अगले चलते हैं। ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो समझ जाना है कि ट्रांसफर पेमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, ट्रांसफर पेमेंट स्थानांतरित भुगतान। ठीक है, क्या स्थानांतरित भुगतान से तात्पर्य किसी संगठन के भीतर कर्मचारियों के मुआवजे के रूप में दिया गया भुगतान है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, दूसरा है स्थानांतरण भुगतान से तात्पर्य एक नौकरी से दूसरे नौकरी में स्थानांतरण होने की श्रमिकों द्वारा किया गया भुगतान? बिल्कुल नहीं। स्थानांतरण भुगतान से तात्पर्य वस्तु और सेवा के आयात और आपात और प्रदान के बिना किया गया भुगतान? बिल्कुल नहीं। देखिए, किसी वस्तु को सेवा और उत्पाद, वस्तुओं और सेवा के आदान प्रदान के बिना अगर हम भुगतान करते हैं, यानी कि कैश, देखिए ये देखिए दो सिंबल है, मोबाइल से हमने पैसा उठाया और मोबाइल हमने दे दिया, तो क्या इसमें हमें किसी वस्तु को लगी? नहीं। कोई सेवा हमने प्रदान की? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही होता है कि हमें एक जगह से दूसरे जगह धन का ट्रांसफर करते हैं बिना किसी हस्तांतरण के। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की गणना के लिए सही सूत्र बताइए, मतलब इसका फॉर्मूला बताओ नेट इनडायरेक्ट इनकम का। नेट इनडायरेक्ट इनकम, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताओ। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊपर ही है अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। ठीक है, इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडीज। ठीक है, यही है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो यही है कि पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दीजिए, आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम सरकार को जो टैक्स देते हैं वो सीधा ना दे करके हम सरकार को इनडायरेक्टली सरकार को हम पे करते हैं, डायरेक्टली हम सरकार को ये टैक्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स हमने समझ लिया कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि हम सीधा सरकार को नहीं देते हैं, बल्कि सीधा सरकार के माध्यम, सीधा सरकार को हम अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक बिस्किट खरीदी 10 रुपए की, और 10 रुपए में हमने 1 रुपए सरकार को बिना अपने जेब से एक्स्ट्रा पैसा दिए उस 10 रुपए की ही कीमत में सरकार ने हमसे काट लिया, वो भी हमें बिना बताए। ठीक है, तो वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मापते समय निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता? देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को जब हम नापते हैं, सबसे पहले हम ये जानना है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता क्या है। नेट, ठीक है, नेट ग्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, जब हम जीडीपी की बात करते हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हम जब करते हैं, तब हम जीडीपी की जब हम बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे प्रोडक्शन है, जितने भी हमारे उत्पादन है, उसमें जो सेवा, पूरे साल भर के जितने भी एक उत्पादन को पैदा करने में जो सेवा और धन की जो माफ कीजिएगा, जीडीपी का फॉर्मूला है कि ऑल